Hello and welcome back. How are you all? Hope you all are fine. So आज हम कर रहे हैं स्टार्ट हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें भी जो सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन, जिसका बेसिक मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया है आपको। तो आज हम करेंगे शुरू टाइप्स ऑफ रिलेशन से। यहाँ मैंने लिख दी है टाइप्स ऑफ रिलेशन: वॉइड, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये 5 टाइप्स आज हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको जो जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किसका सबसेट है। मतलब समझ रहे ना, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिलेशन किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का या ए क्रॉस ए, जो भी सेट लिया जाता है उस सेट का वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। अब बात आ रही है कि रिलेशंस की जो टाइप्स हैं वो हमने करनी है। सबसे पहली जो टाइप है वो है वॉइड रिलेशन। वॉइड को हम एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसको जाते जाते ये करवाया था, आज फिर थोड़ा करते हैं इसको, वाइड एंड एम्प्टी रिलेशन, वाइड और एम्प्टी रिलेशन। देखो, मैं एक एग्जांपल से इस बात की शुरुआत करता हूं। लेट सेट ए है 1 2 3, एक सेट है 1 2 3, और आपको एक रिलेशन बतानी है। रिलेशन इज सच दैट और डिस्क्राइब्ड एज ए B, दो एलिमेंट्स, such that A belongs to A, B belongs to A, and AB greater than 6। देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म है एक रिलेशन की। आर यहां रियल नंबर नहीं, रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन कैसी कि ए और बी दो एलिमेंट हैं, जिसमें ए भी ए से है, बी भी ए से है, और ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है। तो चेक कर लेते हैं हम इनको। पहले निकालेंगे ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। यहां ए बी ना लेकर ए प्लस बी लेंगे। ए बी तो आ जाएगा कहीं ना कहीं। 2 3 3 1 3 2 3 3, 9 एलिमेंट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात आती है, क्या ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है इनमें से? ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो इसे सेटिस्फाई करता हो? है कोई ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं रिलेशन की एक मेन कंडीशन एक ही है कि रिलेशन शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। लास्ट वीडियो में भी किया है, +1 में भी किया आपने। तो क्या इनमें से कोई ऐसा पेयर है जो ग्रेटर देन 6 हो? जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2, इनका सम 3, इनका 4, इनका 3, इनका 4, इनका 5, 4 5 और 6। कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिनका टोटल a प्लस बी से a प्लस बी, जिनका टोटल ग्रेटर देन 6 है। ऐसा कोई पेयर नहीं है। जब ऐसा कोई पेयर नहीं है तो ये रिलेशन जो सेट है वो क्या बन गया, 5 बन गया। ऑब्वियसली 5 तो होता ही है ना सबका सबसेट, और 5 जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है इसे हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। ठीक है, बात क्लियर है? नोट कर लो। और इसकी अगर डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूं। जिस चीज को हमने प्रैक्टिकली समझा है,
अब उसकी हम डेफिनेशन भी कर लेते हैं। दो डेफिनेशंस मतलब दो बार लिखी हुई है अलग अलग लैंग्वेज में। पहले सिंपल बात, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अभी जैसा हमने किया जब हमने किया था a प्लस बी ग्रेटर देन 6, है ना, तो कहीं पर भी a और b की ऐसी वैल्यूज नहीं थी जिससे वो ग्रेटर देन 6 होता, तो कोई रिलेशन नहीं बनती थी। ऐसी रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में, लेट a बी एनी सेट देन फाई इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a, दैट इज फाई। देखो इसका मतलब सीधा सा है, अगर a कोई सेट है, यहां पर नॉन एम्प्टी कर देते हैं हम, ए बी एनी नॉन एम्प्टी। मान लीजिए एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा तो रिलेशन कैसे बनेगी ना। तो फाई जो है इज सबसेट, ऑब्वियसली फाई जो है वो सबका सबसेट होता है, और अगर ये सबसेट होता है तो एक रिलेशन भी है, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन ये है ना सबसेट होना। और फाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए इज ए वाइड और एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। ठीक है, फाई क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता इसलिए वो एक एम्प्टी रिलेशन है। ये दोनों डेफिनेशन जरूर अपनी नोटबुक में लिख लें, और फिर हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप, यूनिवर्सल रिलेशन। पॉज करके फिर कर लीजिए। सेकंड है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यूनिवर्सल रिलेशन पहले समझ लीजिए, बाद में उसकी डेफिनेशन आप नोट करेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन सिंपल भाषा में मैं कहूं, जब हर एक एलिमेंट एक सेट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि मतलब यह है कि अगर रिलेशन से ए क्रॉस ए वापस आ जाए तो वो वाली रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगी। जैसे यूनिवर्सल सेट होता है ना, सबका बाप है, तो यहां यूनिवर्सल रिलेशन कौन सी कहलाएगी, जब रिलेशन जो हो वो ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेट ए है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 ले लेते हैं, ज्यादा लेके क्या करेंगे, है रिलेशन आर जो है वो डिस्क्राइब हो रही है ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, और ए इंटू बी इज लेस देन 10, ए इंटू बी लेस देन 10। ये हमने रिलेशन ले ली। अब जरा पहले हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बना लें, सारे के सारे ए क्रॉस ए बना लेते हैं। 1 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अगर किसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट ध्यान नहीं है तो मैं बता देता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट। ठीक है, क्योंकि यहां तो एक ही सेट है तो एक ही सेट में बात समझ। थोड़ा सा और ज्यादा डीप पिक्टोरियल समझा दें, 1 2 3 ये सेट ए हो गया, ये सेट हो गया 1 2 3 1 1 1 2 1 3 पेयर बन गए। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही 3 1 3 2 3 3, ये पेयर्स बने हुए 9 के 9। बात क्लियर है? अब बात समझते हैं हम निकालते हैं रिलेशन। रिलेशन आर,
कहता है कि ए और बी इस तरह से कि ए डॉट बी यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट 10 से छोटा हो। ठीक है जी, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 10 से छोटा आएगा। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली ये भी 10 से छोटा होगा। इनको मल्टीप्लाई करने पर भी छोटा आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर भी छोटा होगा। बात समझ रहे हैं? जल्दबाजी तो नहीं लग रही कि इनका प्रोडक्ट करके देख रहे हैं ए और बी जो कि इस सेट के हैं, उनका प्रोडक्ट जो है लेस देन 10 होना चाहिए। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 होता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 होता है जो कि लेस देन 10 है, तो ये भी होगा रिलेशन में। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद भी छोटा होगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद भी 10 से छोटा होगा, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके भी 10 से छोटा होगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट इस रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि रिलेशन आर जो है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए भी है और ऑल्सो इसके इक्वल भी है। ठीक है, क्योंकि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है और इक्वल भी है। तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स में डेफिनेशन लिखवाएंगे, तब तक आप इसे नोट करें। तो यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन करने के लिए यहां लिखा हुआ है अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन। जो रिलेशन आर है वो यूनिवर्सल रिलेशन होगी अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का रिलेटेड है टू अदर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। जब हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ ए एलिमेंट रिलेटेड होगा देन इट विल बी यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, मैं साथ साथ दूसरा काम भी कर लूं, थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए इंक भर लेते हैं इसमें मार्कर में। तो साथ में देखा है लेट ए बी एनी सेट, ये दूसरी डेफिनेशन टेक्निकल वर्ड्स में, लेट ए बी एनी सेट। अगर ए क्रॉस ए है तो ए क्रॉस ए ऑब्वियसली ए क्रॉस ए का मतलब ए क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। अगर ये सबसेट होता है तो ये रिलेशन भी होगी। ठीक है, यहां तक होगी, ये रिलेशन होगी बस। उसके बाद वो कहता है कि जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो क्या है, अगर रिलेशन ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाता है तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। बात समझे? यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन करने के लिए इसने क्या बात कही है इसमें, देखो इस बात को समझ लेते हैं। हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि अगर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है वो ए क्रॉस ए का या ए क्रॉस बी का सबसेट है तो वो रिलेशन होगा। पहली लाइन उन्होंने सिर्फ रिलेशन की नहीं, सिर्फ यूनिवर्सल रिलेशन की नहीं, रिलेशन की डेफिनेशन का पार्ट लिया है कि ए कोई सेट है, ए क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस ए का सबसेट होगा इसलिए ए क्रॉस ए अपने आप में एक रिलेशन है। बात क्लियर? अब बात करते हैं, यहां तक खत्म कर ले बात। यहां आता है ए रिलेशन ऑन ए। एक रिलेशन अगर आर डिस्क्राइब करती है ए बी, तो अगर ये ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाता है तो इसे हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। जैसा अभी हमने किया ना ए बी लेस देन 10, तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का पार्ट बन रहे थे, उसको सेटिस्फाई कर रहे थे, इसलिए वो सब क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन का पार्ट है, यूनिवर्सल रिलेशन है। अब हम करते हैं हमारे एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इंपॉर्टेंट, दैट इंपॉर्टेंट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? आपको कोई रिलेशन दे रखी हो, जब उसमें ए से रिलेटेड हो, जब आपको कोई रिलेशन दे रखी हो फ्रॉम सेट ए टू ए और रिलेशन ए टू बी दे रखी हो, मतलब कोई भी दो सेट के बीच में रिलेशन दे रखी है,
जब वो रिलेशन ए और ए के बीच में भी हो तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो मर्जी लिख सकते हैं हम यहां पर ए और बी डेफिनेशन में भी। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। देयर आर लाइन्स ऑन अ प्लेन, ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन देम is described by a line parallel to another line. Check whether it is reflexive or not. आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखो सबसे पहले तो जरूरी है पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, फिर हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैरेलल लाइन जो कभी नहीं मिलती ऐसे है, जितनी मर्जी बढ़ा दो। एक पैरेलल लाइन की ना एक और ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है कि जैसे एक लाइन और ये दो लाइन पैरेलल है तो इनके बीच का पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, अगर वो सेम है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। सेम मतलब इक्वल है तो ठीक है। ये एक लाइन है, इस लाइन का इसी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लगा लो, किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर ही होता है ना। तो इस लाइन का L1 का अपने आप से डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 0, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पर 0 है, हर एक पॉइंट पर 0 है, तो मतलब इक्वल है। इक्वल है तो हर लाइन अपने आप के पैरेलल होगी। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो देखो L1 को हम जब L1 से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो वो कितना आता है, 0 आता है ना। अगर वो 0 आता है तो इट मीन्स वो क्या है, अपने आप के पैरेलल है। तो आप कह सकते हो कि L1 इज पैरेलल टू L1, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर है। देखो अभी मैं टेक्निकली नहीं समझा रहा हूं, जो टेक्निकली हमारा रिप्रेजेंटेशन जैसा होता है ना वैसा नहीं करा रहा हूं, अभी सिर्फ बात समझा रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। रिफ्लेक्सिव का एक और एग्जांपल देते हैं आपको। रिफ्लेक्सिव का भी एक और एग्जांपल देते हैं, ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। जैसे मान लो टू रिलेशन दे रखी है हमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। देखो अभी मैंने टेक्निकली करवाना नहीं शुरू किया इसको, टेक्निकली क्वेश्चन आपको जैसे दिया होगा वैसे ही करवाएंगे, सिर्फ हमें बात समझनी है। हमें जब बात समझ आ जाएगी तब करने का मजा ही कुछ और है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, जैसे मान लो आपको एक प्लेन पर ट्रायंगल्स दे रखे हैं और कहा है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हूबहू एक जैसे, ठीक है, DEF, मानो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। रिलेशन कॉन्ग्रुएंट, रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट। बात समझे। बाकी चाहे जितनी मर्जी ट्रायंगल हो हमें उनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन रिलेशन तो कुछ एक एलिमेंट्स पर हो सकती है, या किसी पर भी नहीं हो सकती, या सभी पर हो सकती है। तो कुछ एक एलिमेंट्स पर हो रही है ना। ये सिर्फ रिलेशन की बात थी। अब जो हमने बात करनी है वो करनी है कॉन्ग्रुएंट की। मेरा क्वेश्चन, क्या हर एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होती है या नहीं, बताओ। हाँ भाई, हर एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होती है, तो ये रिलेशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव ही तो होगी ना। चलो कॉन्ग्रुएंट की जगह अगर आ जाता सिमिलर, एंड में आपने सारी टर्म्स पढ़ी हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, चलो ये तो बात की बात है। लेकिन 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 एक ट्रायंगल अपने आप के भी तो सिमिलर होती है। सिमिलर रिलेशन है, हमने ये देखना है कि क्या वो अपने आप पे फिट होती है नहीं होती।
तो यस इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। जनरल बातें कर रहे हैं अभी हम। अच्छा एक बात और है, दो लाइंस परपेंडिकुलर की बात करें, टू लाइंस परपेंडिकुलर की बात करें, ये एक लाइन L1 है और एक L2 है, ये परपेंडिकुलर है, बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? वेट करूंगा मैं इसके आंसर की, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, अब वक्त है डेफिनेशन का। जैसा मैंने आपको बताया, जब एक सेट में हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R is said to be reflexive if every element of A is related to itself. या हम कह सकते हैं कि R अगर रिलेशन R जो है वो रिफ्लेक्सिव है अगर A से रिलेटेड हो, A belongs to relation for every element that A belongs to A. क्लियर? अच्छा दूसरी बात, अगर ये है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी, मतलब एक दूसरे का वाइस वर्सा। क्लियर? नोट कर लीजिए। दूसरी रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन देखो, सिमेट्रिक रिलेशन है जो रिलेशन ए का बी से हो, जो रिलेशन ए का बी से हो वही रिलेशन बी का ए से हो, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। मैं आपको ना पहले एक एग्जांपल देता हूं, देखो, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ये रिलेशन होगी। आप इन दोनों की सीट चेंज कर दीजिए, बस ये लिख दो बी इज ब्रदर ऑफ ए, बताओ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप सोच रहे होंगे नहीं कैसे नहीं हो सकता, हो सकता है, ये तो होगा ही होगा। अरे यार नहीं है जरूरी। मान लो, अब मैं थोड़ा सा ना इसको जनरल नेम्स में लिखता हूं, ठीक है। रवि इज ब्रदर ऑफ सुमन, ठीक है। चलो ये नाम सुमन तो फिर भी शेखर सुमन जेंट्स का भी होता है, तो यहां लिख देते हैं तमन्ना, ठीक है। तो क्या तमन्ना इज ब्रदर ऑफ रवि होगा? तमन्ना सिस्टर भी तो हो सकती है ना? बात समझ आ गई? तो रवि इज ब्रदर ऑफ तमन्ना, क्या तमन्ना इज ब्रदर ऑफ रवि? नहीं हो सकता ना। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, मतलब अगर ब्रदर है तो वो ब्रदर ही रहे, ठीक है। तो ऐसी जो रिलेशन है जिसमें हम इन दोनों की पोजीशन बदल दें कि ए इज रिलेटेड विद बी, किसी रिलेशन में ए बी से रिलेटेड है, वही रिलेशन बी की ए से होगी तो वो सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा। जैसे ना होने का मैंने एग्जांपल दे दिया, अब होने का देख लो। मान लो एक लाइन L1 है, ये पैरेलल है L2 के, मतलब L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, तो L2 भी क्या होगी? पैरेलल टू L1 होगी। दोनों का रिलेशन पैरेललिज्म है, पैरेललिज्म है ना, दोनों का रिलेशन पैरेललिज्म है। अगर पैरेललिज्म है तो यहां A रिलेटेड विद B है और यहां B रिलेटेड विद A है। इसको बात को समझा रहा है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगी, ठीक है। अब करते हैं हम इसकी डेफिनेशन, इसे नोट करना चाहें तो कर ले, वैसे बात समझने की सिर्फ। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक रिलेशन R ऑन सेट A is said to be symmetric if AB belongs to R। जब AB मतलब A और B ऑर्डर पेयर रिलेशन है, इंप्लाई करे B और A भी उसका रिलेशन का पार्ट होगा, तो इसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं।
मतलब जो रिलेशन ए और बी की है वही रिलेशन बी और ए की होगी, तो उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम करते हैं लास्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट ही करवा रहा हूं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन मैं आपको बता दूं, इंटरेक्शन जरूरी है इस चैप्टर के लिए। तो आप क्या करें, हर क्वेश्चन को नोट कर लें। पहले जो भी आपको कंसेप्ट कराए जाते हैं उन्हें नोट करें। जब आप नेक्स्ट वीडियो करें तो उस वीडियो देखेंगे तो आप पहले उसका एक ब्रीफ में उसे रीडिंग कर लें, उसे बात को समझ लें। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, जो ए की रिलेशन है बी से और फिर बी की रिलेशन है सी से, ए की रिलेशन बी से, ये हमें गिवन पार्ट है, बी की रिलेशन सी से वही रिलेशन गिवन पार्ट है, तो हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए ए सेम रिलेशन विद सी। इंप्लाइज कर देना कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो वही रिलेशन अगर ए और सी की है, वही रिलेशन अगर ए और सी की है तो वो होगी ट्रांजिटिव रिलेशन। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक लाइन L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है, और L2 L3 के पैरेलल है। मतलब L1 जो है वो पैरेलल टू L2 है और L2 पैरेलल टू L3 है। बात समझ आ रही है? रिलेशन जो है वो पैरेललिज्म है। L1 L2 के पैरेलल देखिए और L2 L3 के पैरेलल देखिए, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगी? यस, L1 विल बी पैरेलल टू L3। याद करो हमारे पूज्य यूक्लिड सर की बात। यूक्लिड ज्योमेट्री में उन्होंने कहा था, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू थर्ड लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि यहां पर L1 L2 के पैरेलल है, L3 L2 के पैरेलल है, इसलिए L1 और L3 आपस में पैरेलल होंगे। 9th क्लास में थोड़ा टाइम पहले ऐड हुआ था यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड ज्योमेट्री। उस ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट्स, जब ज्योमेट्री की खोज हो रही थी ना, तो यूक्लिड जो हमारे मैथमेटिशियन रहे उन्होंने ये खोज की थी। बहुत सारे पोस्टुलेट उन्होंने दिया था, उनमें से एक पार्ट ये भी है कि अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो L1 और L3 आपस में पैरेलल होंगे। दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़ा सा बात समझ आ गई? थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को करते हैं और फिर जो मैंने आपको बताया अभी प्रैक्टिकली समझाया, अब इसे वर्ड्स में टेक्निकली लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, वही रिलेशन ए और सी की आ जाए तो सभी उसे हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो ए बी जो मतलब मैं बोल रहा हूं ना, ए बी से रिलेटेड है, जो ए की रिलेशन बी से उसे लिखा जाएगा ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन। ये फर्स्ट ए और सी बिलोंग्स टू रिलेशन विल बी द परफेक्ट वे। अब एक चीज याद रखना, एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऐसी रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगर पेपर में रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन का ही क्वेश्चन आता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लास अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, जितनी आधे घंटे और 40 मिनट में हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली एक्सरसाइज पूरी कर देंगे, पार्ट्स बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल भी भागना नहीं है, बात को समझ के करना है। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर पूरी बुक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलेशन फंक्शन सेकंड चैप्टर के लिए जरूरी है, इनवर्स के लिए,
थर्ड और फोर्थ में तो है, थोड़ा सा पार्ट यूज होता है, इतना नहीं होता। फिफ्थ में जरूरी है, क्योंकि फंक्शन के ग्राफ के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। यहां तक कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कंपलसरी है कि आपको ग्राफ और फंक्शन बहुत अच्छे से आए। ठीक है, सीरियस लेना इस बात को, इस चैप्टर को करना बहुत अच्छे से करना, ओपन माइंड से करना, कहीं कंफ्यूजन मत रखना। टेक्निकल वर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है, हमें समझ आने लग जाते हैं तो उसके बाद टेक्निकल वर्ड्स लिखना भी सीखना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बात तो समझ आएगी, साथ में मार्क्स भी नहीं कटेंगे। Thanks and have a very wonderful time. Bye bye. God bless you.